हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है रीडिंग सेशन नंबर 7 एंड हम पढ़ रहे हैं होमो डियस बाय प्रोफेसर युवल नोआ हरारी। एंड इस बुक में बेसिकली व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू डू इज वो हमारे रीसेंट हिस्ट्री को स्टडी करके हमारा अगले 10, 20, 30 साल का जो जर्नी होगा इनटू द फ्यूचर उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हम द न्यू ह्यूमन एजेंडा देख रहे थे। ह्यूमन एजेंडा में 3 चीज़ों का जिक्र किया था ऑथर ने। फर्स्ट वाज फैमिन, भूखमरी, जिसको कि काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। आज के डेट में फैमिन से ज़्यादा मरने के चांसेस आपके चीज़ खा के या जंक फूड खा के मरने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा एजेंडा था एपिडेमिक्स, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारा बात किया। आप इसी प्लेलिस्ट में अगर देखोगे तो इससे पहले जो वीडियोस है, वीडियो नंबर 4, 5 होमो डियस के, तो वो सारे वीडियोस, इनफैक्ट वीडियो नंबर 6 भी, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, और किस तरह से फ्यूचर में पैंडेमिक्स एक बहुत ही डिफरेंट सा रूप लेके हमें वापस परेशान कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस प्लेलिस्ट में ज़रूर वीडियोस को चेक करो। आज के रीडिंग सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉर्स, द थर्ड इशू इन द ह्यूमन एजेंडा। तो पहला था फैमिन, दूसरा था पैंडेमिक्स या एपिडेमिक्स, तीसरा था वॉर। तो आज हम लोग वॉर के बारे में बात करेंगे इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में। So let's get started with this book. Breaking the Law of the Jungle. The third piece of good news is that wars too are disappearing. अब आपको लग रहा होगा कि दुनिया में तो इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं, एक तरफ रशिया यूक्रेन चल रहा है, एक तरफ इजराइल हमास चल रहा है। एंड इन फैक्ट दिस ऑथर इज Professor Yuval Noah Harari. He's from Israel. So basically he knows first hand कि एक prolonged war के क्या effects होते हैं society में. So also this book was written in 2015. तो उस वक्त ये सारे wars नहीं चल रहे थे। हाँ, रशिया यूक्रेन में कुछ फ्रिक्शन ज़रूर चल रहा था उस वक्त क्रीमिया को लेके, बट इट वाज नॉट अ फुल ब्लोन वॉर, राइट। एंड देखते हैं क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है कि वॉर्स टू आर डिसअपियरिंग, जबकि हमको इतने सारे वॉर्स अपने आसपास होते हुए दिख रहे हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री मोस्ट ह्यूमन्स टुक वॉर फॉर ग्रांटेड, वेयर एज पीस वॉज अ टेम्पररी एंड प्रिकैरियस स्टेट। तो ज़्यादातर टाइम वॉर्स बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। पहले हिस्ट्री में वॉर्स बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। हाँ, 2 राजा लड़ रहे हैं, सोल्जर्स लड़ रहे हैं, आपस में मरते जा रहे हैं लाखों करोड़ों में, ठीक है, ओके, इट्स नॉर्मल। वॉर तो होता ही है, युद्ध तो होता ही है। इस तरह का एक मान्यता थी जनरल लोगों में। एंड पीस को बल्कि वो लोग रेयर मानते थे। अरे वाह, शांति चल रही है, अरे वाह क्या बात है, हमारा किंगडम किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, वाह यार मस्त है, ये तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। मतलब यूजुअली तो नहीं, तो वॉर्स तो चलते ही रहता है। इस तरह का माइंडसेट था हिस्ट्री में। हम अभी देखेंगे हिस्टोरिक बड़े बड़े वॉर्स जो होते हैं उनके बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस वर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ द जंगल, अकॉर्डिंग टू विच इवन इफ 2 पॉलिटीज लिव्ड इन पीस, वॉर ऑलवेज रिमेन्ड एन ऑप्शन। मतलब पहले जो था एक लॉ ऑफ द जंगल चलता था। व्हाट इज द लॉ ऑफ द जंगल? कि अगर 2 ऑर्गेनिजम्स आसपास रह रहे किसी जंगल में, वो ऑर्गेनिजम्स कितने भी छोटे कितने भी बड़े हो सकते हैं, 2 शेर हो सकते हैं, 2 वुल्फ्स हो सकते हैं, 2 ट्राइब्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर 2 लोग आपस में रह रहे हैं तो टकराव तो होना ही है। इनफैक्ट हमने सोसाइटी में भी, जैसे मैरिज में, ये चीज़ को बहुत नॉर्मल माना जाता है। 2 लोग जब एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उनमें थोड़ा फ्रिक्शन तो होता है। अब वो फ्रिक्शन कितना इंटेंस होगा ये डिपेंड करता है दोनों के समझदारी पे, ठीक है।
तो that is the law of the jungle basically. For example, even though Germany and France were at peace in 1913 मतलब ये जस्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले की बात है. जर्मनी फ्रांस में काफ़ी शांति थी. Everybody knew that they might be at each other's throat in 1914. 1913 में शांति थी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, बट सबको लग रहा था कि अगले साल शायद हो सकता है कि जर्मनी और फ्रांस में शांति ना रहे. एंड एग्जैक्टली वही हुआ. आपको पता है 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. ठीक है. Whenever politicians, generals, business people and ordinary citizens made plans for the future, they always left room for war. पहले ज़माने में, आज से 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले या 1000 साल पहले, जब भी कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई राजा या सोल्जर्स, जनरल्स, कॉमन मैन, कोई भी अगर कुछ प्लान करता था कि अच्छा आज से 10 साल बाद मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, या फिर कोई भी प्लान आज से 20 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी ज़मीन हो जिसमें कि मैं अपनी खेती किसानी कर सकूँ, अगर कोई ऐसे प्लान करता था तो उसमें he had a room left for a possibility of wars. कि ठीक है 20 साल में इतनी ज़मीन हो जानी चाहिए मेरे पास, लेकिन अगर मान लो कुछ युद्ध वगैरह लग गया मेरे किंगडम में या मेरे एरिया में, वॉर्स वगैरह लग गए, तो ठीक है. अगर 25 साल भी लग गए, मुझे 30 साल भी लग गए, तो ठीक है, चलेगा. तो इस तरह के प्लानिंग्स होते थे. वॉर को एक बहुत ही रियल एंड जेन्युइन पॉसिबिलिटी मान के सब सारे प्लानिंग्स वगैरह होते थे. ठीक है. आपने देखा होगा पहले ज़माने में जब फोर्ट्स बनाए जाते थे, किले, तो किले भी बनाए जाते थे, तो उनके जो दीवार होते थे उनको बहुत ऊंचा ऊंचा बनाया जाता था, फॉर बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल लिविंग इनसाइड दैट फोर्ट फ्रॉम द इन्वेडर. जो इन्वेड कर रहा है, जो वॉर करने आया है, उसके आर्मी से, उसके आर्मी के जो आर्मी का जो ऑनस्लॉट होने वाला है उससे बचाने के लिए फोर्ट्स बनाए जाते थे ऊंचे ऊंचे दीवारों वाले, ताकि उनकी आर्मी दीवार चढ़ के अटैक ना कर सके. ठीक है. तो वॉर को हमेशा ही एक बहुत ही जेन्युइन एंड रियल पॉसिबिलिटी मान के चला जाता था, पहले किंगडम्स के जमाने में, आज से 200, 400, 500 साल पहले तक भी. फ्रॉम द स्टोन एज टू द एज ऑफ स्टीम एंड फ्रॉम द आर्कटिक टू द सहारा. तो हिस्ट्री में पूरा स्टोन एज से लेके स्टीम इंजन्स तक के एज तक, मतलब आज से 300 साल पहले, एंड फ्रॉम आर्कटिक टू सहारा, ठंड से लेके गर्मी तक. Every person on earth knew that at any moment the neighbors might invade their territory, defeat their army, slaughter their people and occupy their land. ये मतलब माइंडसेट में इनबिल्ट था कि ठीक है, आज मेरा नेबर अगर मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी ये इस तरह से बिहेव करेगा. हो सकता है कल ये अपने लड़कों को लेके, जैसे लड़ाइयाँ होती है ना, तो अपने लड़कों को लेके आ जाए, मेरा घर बार तोड़ ताड़ दे, मेरा ज़मीन कब्जा कर ले, मेरे लोगों को मार डाले, या फिर मतलब समझ रहे हो, बेसिकली इन्वेशन कर दे नेबर. तो ये एक हमेशा से बहुत ही बड़ा पॉसिबिलिटी होता था. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी दिस लॉ ऑफ जंगल हैज़ फाइनली बीन ब्रोकन. पिछले सेंचुरी के सेकेंड हाफ में 1950s के बाद इस लॉ को काफी हद तक, ये जो लॉ ऑफ जंगल था कि कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी लड़ाई हो सकता है, दो लोग रहेंगे, दो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, तो झड़प होगा ही होगा, इस लॉ को काफी हद तक हमने तोड़ दिया है 1950 के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1944 से उस टाइम में. ठीक है. 1939 से 1944 45. चलो तो उसके बाद से हमने कुछ हद तक ये लॉ ऑफ द जंगल को तोड़ दिया है. इन मोस्ट एरियाज वॉर्स बिकेम रेयरर देन एवर. आजकल वॉर काफ़ी कम हो चुका है. मैं अभी आपको दिखाऊंगा नंबर ऑफ डेथ्स और कौन सा वॉर कितने टाइम तक चला. कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे. Whereas in ancient agricultural societies, human violence caused about 15% of all deaths.
पहले जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, जब जस्ट ह्यूमन बींग्स हंटर गैदरर से धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगे थे, उस वक्त ह्यूमन वायलेंस, हिंसा, इंसानों का जो हिंसक स्वभाव होता है, उसके कारण करीब करीब 15%, 100 में से 15 लोग ह्यूमन वायलेंस का शिकार होते थे। 15%। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी वायलेंस कॉज्ड ओनली 5% ऑफ डेथ्स। 20th सेंचुरी में, पिछले सेंचुरी में ये नंबर घट के 100 में से 5 लोग को का ही रह गया। आज के डेट में 100 में से और भी कम। And in the early 21st century, it is responsible for about 1% of global mortality. आज के डेट में 100 में से एक बंदा मरता है ह्यूमन वायलेंस के कारण, हिंसा के कारण मरता है। हिंसा मतलब जनरली ये वॉर्स वगैरह में जो होता है, मार दिए, काट दिए, ब्लड शेड, गोली मार दिए, उड़ा दिए बम से, दैट इज ह्यूमन वायलेंस। ठीक है, इसके अलावा भी है बट उसको क्राइम कहते हैं। देखो, वॉर और क्राइम दोनों में डिफरेंस है। हाँ, वॉर में हर बंदा, हर सिटीजन अपने कंट्री को सपोर्ट करता है। अगर एक मेरे कंट्री का सोल्जर मेरे एनिमी नेशन में जाके किसी आम आदमी को, किसी कॉमन मैन को मार देता है, जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं था, जिसने कभी कुछ मतलब हमारे खिलाफ किया भी नहीं है, मेरे एनिमी कंट्री में जाके अगर मेरा सोल्जर एक कॉमन मैन को मार दे, तो आई विल सपोर्ट हिम। बहुत सही किया, एनिमी नेशन में सबको मार दे जा। भले ही वो बंदा जो एनिमी नेशन का सिटीजन था वो मेरा कुछ बिगाड़ा हो या ना हो, लेकिन हमारे मन में गुस्सा होता है कि उस नेशन के सबको मार दो। बट क्राइम में ऐसा नहीं होता है। क्राइम में एक बंदा जब दूसरे कॉमन मैन को मारता है, हम उसको गलत ठहराते, क्यों मार दिया यार, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा, उस आम आदमी को, उस कॉमन मैन को तूने क्यों मार दिया, वो तो बिंदास रह रहा था शांति से, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, और तूने मार दिया उसको। उसको बोलते हैं क्राइम। बट वही मारना जब दो देशों के बीच में होता है, तब हम उसमें क्राइम नहीं देखते। तो वॉर और क्राइम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अभी और सुनते हैं। In 2012, about 56 million people died throughout the world. 6,20,000 of them died due to human violence. मतलब देख रहे हो, 56 मिलियन मतलब करीब करीब 5,60,00,000 लोग मरे दुनिया में, जिसमें से 6,20,000 ह्यूमन वायलेंस के कारण मरे। अब 6,20,000 का भी ब्रेकडाउन दे रहा हूं मैं। 6,20,000 जो वायलेंस में मरे, उनमें 1,20,000 युद्ध में मरे। वॉर किल्ड 1,20,000 पीपल, क्राइम किल्ड 5 लाख पीपल। इन कॉन्ट्रास्ट 8 लाख कमिटेड सुसाइड एंड 1.5 मिलियन डाइड ऑफ डायबिटीज। अब देखो, आप जस्ट इमेजिन करो जो फैक्ट्स दिया है इन्होंने। टोटल 5,60,00,000 लोगों की मौत हुई 2012 में ऑल ओवर द ग्लोब। उसमें 6,20,000 लोग ह्यूमन वायलेंस के कारण मरे। 5,60,00,000 में 6,20,000 बहुत ही छोटा नंबर है। अब इसमें भी 6,20,000 में भी जो वायलेंस से मरे थे, उसमें फर्दर ब्रेकडाउन 1,20,000 लोग वॉर से मरे, 5 लाख लोग क्राइम से मरे, खून हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इन चीजों से 5 लाख लोग मरे। इसके अलावा 6,20,000 के अलावा 8 लाख लोगों ने सुसाइड किया।
आप नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, मतलब वॉर से जितने मरे उसके करीब करीब 4 गुना ज्यादा लोग क्राइम से मरे हैं, खून होके मरे हैं, रेप होके मरे हैं, बुलेट से मरे हैं, गन वायलेंस से मरे हैं। जितने वॉर से मरे उससे करीब करीब 7 गुना ज्यादा लोग सुसाइड करके मरे हैं, डिप्रेशन से मरे हैं, आत्महत्या किया है उन्होंने। एंड 1.5 मिलियन, मतलब जितने वॉर से मरे उससे करीब करीब 14-15 गुना ज्यादा लोग शुगर से मरे हैं, डायबिटीज से मरे हैं। मतलब आप देख रहे हो मीडिया वॉर को किस तरह बेचता है हमारे सामने। आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त वॉर रूम बना था इन लोग के स्टूडियो में, पीछे से एक आवाज आती थी, याद है? ये सब आज तक, जी न्यूज सभी अपने स्टूडियोज में बना लिए थे, ऐसे करके आवाज आती थी एंड ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होता था कि रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन के किसी शहर में हमला कर सकता है। क्या पुतिन सोच रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध को शुरुआत करने की? या फिर हेडलाइंस ऐसे ही टाइप के होते थे, एकदम मसालेदार, चटाकादार, एकदम चटपटाव वाला हेडलाइन। तो आजकल भी आप देखोगे तो क्या दुनिया पे एटम बॉम्ब का खतरा मंडरा रहा है? क्या पुतिन लॉन्च करने वाले हैं अपने न्यूक्लियर वेपन? तो ऐसे ऐसे टाइप की चीजों को, मसालों को मीडिया बेच बेच के, और हमें भी मजा आता है। मीडिया क्यों बेचता है? टीआरपी क्या होता है? कितने लोग उस वक्त उस प्रोग्राम को अपने टेलीविजन सेट्स में देख रहे हैं। इट्स अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। हमें मजा आता है यार ये सब देख के कि न्यूक्लियर वॉर, पुतिन, लड़ाइयां हो रही है, 10 लाख मर गए, 5 लाख मर गए, ओ yeah! तो ये हमारा ही एक रिफ्लेक्शन है मीडिया, क्योंकि हमें पसंद आता है तो उनका टीआरपी बढ़ता है। एंड उनके रिसर्च टीम्स है कि कौन से प्रोग्राम में टीआरपी बढ़ा और किस प्रोग्राम में टीआरपी नहीं बढ़ा। अगर कोई सोशल इशू वाला कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए जैसे सत्यमेव जयते आया था आमिर खान का, आई एम नॉट श्योर कितना उसमें फेक था, किसमें कितना जेन्युइन था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। या फिर कोई साइंस रिलेटेड कोई अगर प्रोग्राम आता है कि साइंटिफिक फील्ड में क्या चल रहा है एंड इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज को हम किस तरह से डील कर रहे हैं, जैसे डीडी न्यूज़ वगैरह में आता भी है, गुड न्यूज़ इंडिया या ऐसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में आता है। तो उसमें ऑब्वियसली इनको पता है कि टीआरपी उतना नहीं बढ़ता, मतलब उतना व्यूअरशिप नहीं मिलता है, लोग बोर हो जाते हैं, चलना साइंस दिखा रहा हटा। लेकिन आप उन्हीं लोगों को चटपटा मसाला दे दो। क्या पुतिन ने लॉन्च कर दिया न्यूक्लियर स्ट्राइक यूक्रेन पे? क्या चीन की गीदड़ भभकियों से भारत डर जाएगा? क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से हम डर के सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 ना करें? ऐसा टाइप का कुछ आप चटाकादार, चटपटा, मसालेदार हेडलाइंस छोड़ दो आप, और फिर देखो टीआरपी का ग्राफ शूट अप करता है। तो ये मीडिया वालों का फॉल्ट नहीं है, ये हमारे सोसाइटी का फॉल्ट है कि हम ये पॉटी कंज्यूम करते हैं टीवीज पे, अपने अपने टीवी सेट्स पे। डेली बेसिस में देखो आप, डेली बेसिस में क्या वेपन्स आ रहे हैं, क्या वॉर का क्या प्लान बन रहा है। बड़े बड़े सब स्टार रिपोर्टर्स वॉर मॉन्गरिंग कर करके ये लोग लाखों करोड़ों पैसा छाप रहे हैं। इवन दे देमसेल्व्स नो वॉर के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सोसाइटी किस तरह से डिटोरिएट हो सकता है। यूक्रेन यार, वहां के शहर, वहां के फैमिलीज, वहां के कितने गांव के सोसाइटीज खत्म हो गए। उस शहर, उस देश को
50 साल लग जाएंगे वापस नॉर्मलाइज होने में, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है। सीरियन वॉर तो आप सबने सुना ही, हम सबने सुना ही ना। सीरिया का क्या हालत हुआ है, डमास्कस क्या हुआ करता था, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। वॉर हमें बहुत ही मजाकिया चीज लगता है। डमास्कस बिफोर एंड आफ्टर। डमास्कस इज बेसिकली सीरिया का कैपिटल। ये देखो, सेम जगह है, देखो, एक बिफोर द वॉर स्विमिंग पूल्स है, ट्रैफिक है, देखो रास्ते में साइड में ट्रैफिक है और पेड़ पौधे, ब्यूटीफुल। एंड आफ्टर द वॉर देखो सेम जगह है, आप अगर अच्छे से देखोगे तो इट्स द सेम प्लेस, खत्म हो चुका है। ये देखो, ये पहले का डमास्कस है और ये आफ्टर द वॉर, आफ्टर द सीरियन वॉर। वॉर दिखता तो बहुत अच्छा है। ये देखो सेम जगह का फोटो है, क्या हालत हुआ पड़ा है यार। क्या था राइट साइड वाला, सॉरी आपके दिख रहा है नहीं पता नहीं, जो लेफ्ट साइड में है दैट इज बिफोर एंड जो राइट साइड में डिस्ट्रक्शन वाला है वो आफ्टर। तो वॉर बिकता तो बहुत है। ये देखो, ये बिल्डिंग देख रहे हो, किसी बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली का बिल्डिंग लग रहा है ये डिजाइन से। और इसके बिफोर एंड आफ्टर पिक्स देखो, दिख रहा है आपको। तो वॉर बिकता तो बहुत अच्छा है, वॉर मॉन्गरिंग करने में भी बहुत मजा आता है। यूक्रेन का भी बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, खारकीव का देखते हैं। खारकीव वहां का वन ऑफ द, ये देखो, बहुत ही अच्छा सा कोई बिल्डिंग था, कुछ कॉलेज या स्कूल वगैरह जैसे लग रहा है, बट गॉन। बिफोर एंड आफ्टर। Before 2022 and the other one is after the war obviously। हालत देखो बिल्डिंग का, टूटा फूटा, रबल्स। तो वॉर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज होता है यार। मतलब अभी तक लकीली मैं एटलीस्ट मैं वॉर लाइक सिचुएशन में कभी पड़ा नहीं हूं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे कभी वॉर लाइक सिचुएशन नहीं देखना पड़ा है। लेकिन जब मीडिया में मैं वॉर मॉन्गरिंग देखता हूं, जिस तरह से क्या विश्व युद्ध लगने वाला है, क्या महायुद्ध लगने वाला है, कौन जीतेगा, किसकी चलेगी महायुद्ध में, आई मीन कम ऑन, क्या दिखा रहे हो यार, क्या पॉटी परस रहे हो यार तुम लोग स्क्रीन्स पे। एंड द सैड पार्ट इज कि घर वाले इसको निगलते रहते इसी पॉटी को यार। मैं कितने बार ट्राई किया हूं कि ये सब मत देखो यार, यूट्यूब में कुछ देख लो, अच्छा बहुत कुछ है यूट्यूब में देखने लायक। ये सब चैनल वाला छोड़ो, ये टाटा स्काई और ये सब कटवाओ, डीटीएच वीटीएच। टीवी इज जस्ट एन इडियट बॉक्स। बट नहीं, घर वालों को वही खाना है क्योंकि उसी पॉटी में टेस्ट आता है। हम कभी मतलब ये नहीं सोचते, खाने से पहले हम जरूर सोचते कि हाइजीन है या नहीं है, साफ जगह में। बाहर अगर गोबर पड़ा हुआ है, कुत्ते का पॉटी पड़ा हुआ है, तो मैं उठा के खाने ही लूंगा उसको। आई थिंक अबाउट इट कि इसमें जर्म्स हो सकते हैं यार, ये मेरे पेट में जाएगा तो आई कैन फॉल रियली रियली सिक, मर सकता हूं मैं। लेकिन जब हम मुंह से कंजम्पशन की बात करते तो हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर क्या जा रहा है। बट जब हम आंखों से कंज्यूम करने का कुछ रहता है तो हम सोचते नहीं है
कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हम बस कंज्यूम कर लेते हैं। रिलीजियस हेट्रेड, वॉर मॉन्गरिंग, एनी शिट दैट कम्स अक्रॉस द स्क्रीन, वी जस्ट कंज्यूम इट विदाउट अप्लाइंग आवर ब्रेन्स। ठीक है यार, आने दो, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आई डोंट नो हम किस तरह से अपने सोसाइटी को एक एडवांस सोसाइटी बोल सकते हैं ऐसे केसेस में। तो हमने देखा कि आज के डेट में बेसिकली शुगर इज नाउ मोर डेंजरस देन गन पाउडर। आज के डेट में आपके वॉर से मरने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू शुगर से मरने का प्रोबेबिलिटी। तो देखा जाए तो बारूद से ज्यादा खतरनाक आज के डेट में चीनी बन चुका है। क्या बात कही ऑथर ने यार। शुगर इज नाउ मोर डेंजरस देन गन पाउडर। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वॉर के बारे में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट द अदर वीडियोस। बाय।